एक फैमिली आई मेरे पास और बोले कि हमने जी कहीं से कुंडली मैचिंग करवाई थी, 32 गुण मिले थे, लेकिन फिर भी शादी के 3 साल के भीतर सेपरेशन हो गई। अब मैंने बोला कि भाई 32 गुण तो मिले थे, लेकिन क्या तब आपको यह बताया गया था कि कुंडली असल में मैच कर रही है या नहीं? और यही वो बात है जो मैं आज आपको विस्तार से समझाने वाला हूं कि अगर कुंडली मैचिंग 100% एक्यूरेट हो जाए ना, तो जो तलाक के केसेस है ना, ये 0 पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कहीं कुछ गैप है, और वो गैप क्या है, बस यही वो आज इस वीडियो का हमारा विषय है। तो बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपकी कुंडली मैचिंग की जो परिभाषा है ना, उसको बदलने वाला हूं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं, उनको हम क्लियर करते हैं। पहला बेसिक है गुण मिलान, जिसे लोग गलती से कुंडली मैचिंग बोल देते हैं। ये एक्चुअल में अष्टकूट सिस्टम है, कुंडली मैचिंग का एक पार्ट। इसमें 8 कैटेगरी होती हैं और इनका सम टोटल होता है 36 पॉइंट्स, जिनको हम 36 गुण बोलते हैं। अब नॉर्मली ये बोल दिया जाता है कि इन 36 में से अगर 18 मिल जाए तो ओके है, कर लो, 24 मिल जाए तो अच्छा है, कर लो, और 30+ मिल जाए तो कहा जाता है एक्सीलेंट है, कर लो। और यही सबसे बड़ी गलती है। लोग सोचते हैं कि 36 में से ये 30 गुण 24 गुण मिल गए, बस डन, शादी कर दो। लेकिन रुकिए, गुण मिलान जो है ना, ये आपकी चंद्र राशि और उसके नक्षत्र पे बेस्ड है। सिर्फ चंद्रमा पे, बाकी 8 प्लेनेट इग्नोर कर दिए गए। घर, हाउसेस जिसको बोला जाता है, इग्नोर। दशा इग्नोर। कुंडली के दोष एक हद तक लिए गए, बाकी इग्नोर कर दिए गए। यानी आप अगर एक 9 प्लेनेट 12 हाउस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ एक प्लेनेट के एक पैरामीटर से जज कर रहे हो कि शादी हो जाए। ये लॉजिकल है क्या? नहीं। मैं आपको एक रियल केस बताता हूं। अब एक कपल था, लड़के का जो चंद्रमा था वो रोहिणी नक्षत्र में था और लड़की का चंद्रमा उत्तर फागुनी नक्षत्र में था। उनके गुण मिलान की स्कोर थी 36 में से 32 गुण मिल चुके थे। अब परिवार बड़े खुश कि नक्षत्र मिल गए, गुण मिलान हो गया। पंडित जी ने कहा जी जोड़ी अच्छी है, शादी कर दो। शादी हो गई। 6 महीने के भीतर आपस में डिफरेंस, लड़ाइयां शुरू। 1 साल में दोनों ने अपने कमरे अलग कर लिए और 3 साल के भीतर जिंदगी अलग कर ली, डाइवोर्स हो गया। जब मेरे पास आए तो मैंने डीपर एनालिसिस किया। अब लड़के के चार्ट में क्या था कि शुक्र वृश्चिक राशि में मंगल के साथ बैठा हुआ था, यानी इंटेंसिटी, पोजेसिवनेस, जेलसी वाला उसका इमोशनल पैटर्न था। लड़की के चार्ट में शुक्र जो था ये कुंभ राशि में था, शनि की राशि में, डिटैच्ड अप्रोच। उसका मंगल जेमिनाई में, बातों से एक्सप्रेस करती है खुद को, फिजिकली एक्सप्रेस नहीं करती है। अब सोचिए कि पार्टनर को इंटेंस क्लोजनेस चाहिए, दूसरे को एक बहुत अच्छा भला एक पर्सनल स्पेस चाहिए। यह शुक्र मंगल का मिसमैच था। यह गुण मिलान में कहीं दिखता ही नहीं, क्योंकि गुण मिलान ने शुक्र और मंगल को कहीं पे कंसिडर ही नहीं किया। 32 गुण मिल गए, लेकिन रोमांटिक और फिजिकल कंपैटिबिलिटी 0। पॉइंट्स मिले पर लाइफ नहीं मिली। यानी आपस में गुण मिल गए लेकिन मन नहीं मिले, क्योंकि गुण मिलान ने शुक्र और मंगल को कंसिडर ही नहीं किया। 32 गुण मिल गए, लेकिन रोमांटिक और फिजिकल कंपैटिबिलिटी 0। पॉइंट्स मिले पर मन आपस में मिले ही नहीं। अब गुण मिलान में चंद्रमा का रोल है, बिल्कुल है, लेकिन यह रोल है कैसा? सिर्फ चंद्र राशि और चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है उसका मैच करवाया जाता है। यह बड़ा सतही लेवल का, सरफेस लेवल का मैच होता है, लेकिन असल में चंद्रमा की कंपैटिबिलिटी ही देखनी चाहिए। चंद्रमा की कंपैटिबिलिटी में क्या क्या देखना चाहिए? नंबर 1, चंद्रमा की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। क्या चंद्रमा जो है ये पूर्णिमा के आसपास का है या चंद्रमा अमावस के आसपास का है? अगर एक पार्टनर का चंद्रमा बड़ा स्ट्रांग है तो वो इमोशनली स्टेबल होगा, बड़ा कंपोज्ड होगा, और दूसरे का चंद्रमा जो है कमजोर है, अमावस के आसपास का है, तो वो इमोशनली बहुत ही कमजोर होगा, बड़ा रिएक्टिव नेचर का होगा। तो अब डेली लाइफ में दोनों का क्लैश होगा। एक को लगेगा कि तुम ओवर रिएक्ट करते हो, दूसरे को लगेगा कि तुम्हें फील ही नहीं होता। अब चंद्रमा जो है इस पे कौन सा प्लैनेट दृष्टि दे रहा है? अगर एक पर्सन के चंद्रमा पे सपोज करिए शनि का एस्पेक्ट है, तो वो इमोशनली बहुत ही रिजर्व्ड होगा, खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, गुमसुम। और अगर दूसरे पर्सन का जो चंद्रमा है उस पे मंगल का एस्पेक्ट है, तो वो इमोशनली बड़ा एग्रेसिव होगा, उसको तुरंत बात करना पसंद है, तुरंत रिएक्ट करना पसंद है। अब इन दोनों को एक रूम में रख दो, एक चुप है, म्यूट मोड में है, और दूसरा गुस्से में है। अब ये रोज का पैटर्न बनेगा। फिर चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसका स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड कहां है, किस स्टेट में है? अगर दोनों के चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड आपस में दुश्मन ग्रह हैं
तो यहां पे क्या होगा कि दोनों की जो अंदरूनी इमोशनल वेवलेंथ है ना, ये बड़ी डिफरेंट होगी। अब गुण मिलान में ग्रह मैत्री में 5 में से 5 पॉइंट दे दो आप, फिर भी दिक्कत होगी। मैं एग्जांपल देता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक केस आया मेरे पास, लड़के का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, जो शनि का नक्षत्र होता है, चंद्रमा बड़ा स्ट्रांग था, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा था। अब लड़की का जो चंद्रमा अश्लेषा में था, बुध का नक्षत्र हो, और ये चंद्रमा जो था ये काफी कमजोर था, और इस चंद्रमा को राहु भी दृष्टि दे रहे थे। 28 पॉइंट मिले थे गुण मिलान के, और ये अच्छी कैटेगरी में, सो कॉल्ड अच्छी कैटेगरी में था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? लड़का बहुत सब्र वाला था, हर काम को तरीके से करने वाला। लड़की थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी वाली, जल्दी रिएक्शन देने वाली, हमेशा वैलिडिटी मांगने वाली। दोनों अच्छे इंसान, लेकिन इमोशनली दोनों इनकम्पैटिबल। और गुण मिलान ये बताने में फेल हुआ क्योंकि चंद्रमा की असल स्टेट जो है ये चेक ही नहीं हुई। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो नॉर्मली ओपनली कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन किसी भी शादी की कामयाबी में इसका रोल 50% तक के करीब होता है। वो है शुक्र और मंगल। शुक्र रिप्रेजेंट करता है प्यार, मोहब्बत, रोमांस। आप खुद को एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं, आपकी एस्थेटिक सेंस क्या है, आप अट्रैक्ट किन चीजों से होते हैं, और आपकी किसी रिलेशनशिप में जो इमोशनल जरूरतें हैं वो क्या हैं। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपका पैशन, आपकी फिजिकल ड्राइव, आपकी करेज, और जो आप चाहते हैं आप एजर्ट करके उसको पाते हैं या किस तरह से अप्रोच करते हैं। मैरिज में शुक्र बताता है आप प्यार किस तरह से करते हो, मंगल बताता है कि आप लड़ते किस तरह से हो, और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर सपोज करिए हस्बैंड का शुक्र जो है ये फायरी साइन में है, मेष में है, सिंह में है या धनु में है, तो ये पैशनेट होगा, बोल्ड होगा अपने एक्सप्रेशंस को बताने में। और जो वाइफ है उसका जो शुक्र है ये टॉरस में, वर्गो में या कैप्रिकॉर्न में है, अर्थ साइंस में, बड़ी स्टेबल होगी वो लेडी। प्रैक्टिकल, लॉयल्टी बेस्ड लव होता है जो। एक को बड़े ग्रैंड जेस्चर चाहिए और दूसरे को कंसिस्टेंट छोटी छोटी चीजें चाहिए। अब गलत तो कोई भी नहीं है, बस प्यार की भाषा, लव लैंग्वेज जिसको बोलते हैं ना, वो अलग है। और अगर ये गैप समझ में नहीं आया तो एक को लगेगा कि मुझे प्रायोरिटी नहीं दे दी जा रही है। ये शुक्र का मिसमैच है। अब एक मोमेंट के लिए मंगल के डायनामिक्स को भी समझिए। एक कपल शादी के करीबन 5.25 साढ़े 5 साल बाद मेरे पास आए थे। गुण मिलान उनका 26 पॉइंट, डिसेंट गुण मिलान। हस्बैंड का मंगल कर्क में, गुस्सा आता है तो वो चुप हो जाता है, वो बात ही करनी बंद कर देता है। और वाइफ का मंगल मेष में, सीधे हेड ऑन टक्कर लेने वाली, गुस्सा आता है तो तुरंत बोलती है, क्लियर करना चाहती है। अब जब भी आर्गुमेंट होता है तो बीवी बोलती है कि भाई बात करो, हस्बैंड म्यूट, चुप, बीवी और फ्रस्ट्रेटेड, हस्बैंड और ज्यादा पीछे हट जाता है फिर। और ये मंगल की इनकम्पैटिबिलिटी है। दोनों का जो कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का स्टाइल है ना, ये वो फंडामेंटली बेसिकली अलग अलग है। और ये गुण मिलान कभी चेक नहीं करता है। इसके बारे में सोचिए कि गुण मिलान में शुक्र का कोई भी डेडिकेटेड पैरामीटर है ही नहीं। मंगल का मांगलिक दोष के अलावा कोई और एनालिसिस ही नहीं है मैच मेकिंग में। और मंगल दोष भी सिर्फ मंगल के हाउस प्लेसमेंट को देखता है। मंगल किस राशि में है, उसके ऊपर दृष्टियां क्या है, मंगल किसके साथ बैठा हुआ है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। यानी मैरिज की केमिस्ट्री का जो मेन इंजन होता है ना, वो शुक्र होता है और साथ में मंगल होता है। गुण मिलान सिस्टम में ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर लोग कहते हैं कि मैच मेकिंग काम नहीं करती। भाई मैच मेकिंग ने काम करना था, आपने उसको काम करने नहीं दिया। आपने सिस्टम को आधे तौर पे यूज किया और रिजल्ट्स की उम्मीद आप पूरे के पूरी कर रहे थे। अब मैं वो बात करता हूं जो शायद हमारे आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है दशा टाइमिंग। विंशोत्तरी दशा सिस्टम हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। 120 साल का साइकिल होता है, 9 प्लैनेट्स की महादशा बारी बारी से आती है। अब सोचिए, शादी हुई, गुण मिलान 36 में से 30 गुण मिल गए, सब कह रहे हैं परफेक्ट मैच। लेकिन शादी के 6 महीने बाद हस्बैंड की राहु की महादशा शुरू हो गई। राहु की महादशा 18 साल की होती है। राहु प्लैनेट होते हैं कंफ्यूजन के, भ्रम के, ऑब्सेशन के, डिससैटिस्फैक्शन के, जीवन में आने वाले अचानक चेंजेस के। अगर राहु बर्थ चार्ट में 7th हाउस या 4th हाउस से कनेक्टेड है तो शादी के बाद जो घरेलू शांति है ना, वो डायरेक्टली हिट होगी। अब बताइए कि क्या गुण मिलान ने यह चेक किया था कि शादी के बाद कौन सी दशा आ रही है? जवाब है नहीं। तो चलो एक और एग्जांपल से अपनी बात को क्लियर करता हूं, और ये एग्जांपल मेरे लिए बड़ी मेमोरेबल है।
2019 में ये शादी हुई थी, करीबन 29 गुण मिले थे, दोनों फैमिली सेटिस्फाइड थी। 2020 में हस्बैंड की शनि की महादशा शुरू हुई। शनि उनके चार्ट में 6th लॉर्ड हैं और 12th हाउस में बैठे हुए हैं। अब छठा लॉर्ड जो होता है वो कन्फ्लिक्ट्स का, लड़ाई झगड़ों का, हेल्थ इश्यूज का, कर्जे का कारक होता है। 12th हाउस लॉसेस का, आइसोलेशन, सेपरेशन का कारक होता है। 20-21 में उसकी नौकरी चली गई। 21-22 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, डिप्रेशन की स्थिति आ गई। वाइफ सपोर्टिव थी लेकिन प्रेशर बढ़ता गया। 2023 में सेपरेशन हो गई। अब जब चार्ट देखा तो वो क्लियर था कि शनि की महादशा इनकी मैरिज के लिए बड़ी प्रेशराइजिंग थी, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग थी। ये टाइमिंग का फैक्टर था। अगर शादी से पहले किसी ने दशा एनालिसिस की होती तो कम से कम कपल को मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता, या फिर उनको किसी चैरिटी के थ्रू या किसी रेमेडी के थ्रू इसका मैग्नीट्यूड कम कर दिया जाता, या शादी की टाइमिंग थोड़ी बहुत एडजस्ट की जा सकती थी। लेकिन किसी ने भी दशा चेक नहीं की, क्योंकि सबको लगा कि 28-29 गुण मिल गए मतलब सब ठीक है। ये गुण मिलान की लिमिटेशन नहीं है, ये गुण मिलान को कंप्लीट मैच मेकिंग समझने की गलती है। अब दोनों पार्टनर्स की दशा का इंटरेक्शन देखना चाहिए कि अगर हस्बैंड की सपोज करिए जुपिटर की महादशा चल रही है, जुपिटर ग्रोथ के कारक होते हैं, विजडम के कारक होते हैं, जीवन में एक्सपेंशन के कारक होते हैं, और वाइफ की शुक्र की महादशा चल रही है जो लव, लग्जरी, हार्मनी की दिशा होती है, तो मैरिज अच्छी चलेगी, फ्लोरिश करेगी। लेकिन वहीं अगर दोनों में से सपोज करिए हस्बैंड की केतु की दशा जो डिटैचमेंट की दशा होती है वो चल रही है, और वाइफ की दशा जो है वो शनि की दशा यानी स्कार्सिटी की दशा चल रही है, तो दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल होंगे। ये दशा आपस में अलाइन नहीं होगी, सिंक्रोनाइज नहीं होगी, और यही रियल कुंडली की मैचिंग का जो है ना एक नॉन निगोशिएबल पार्ट है। अब एक और लेयर जो 90% कुंडली मैचिंग में मिस हो जाती है वो होती है 7th हाउस और नवांश चार्ट। 7th हाउस जो होता है ना ये मैरिज का प्राइमरी सूचक होता है। 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, कौन से प्लैनेट 7th हाउस को या 7th हाउस को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, ये डायरेक्टली मैरिज के एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है। अगर किसी के 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो शादी में मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़े से विलंब और कई बार थोड़ी सी कोल्डनेस सी भी आ जाती है। लेकिन अगर किसी के 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो शादी अनकन्वेंशनल तरीके से हो सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं शादी के बाद, या पार्टनर के बारे में कुछ ना पूरी होने वाली अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। और फिर नवांश चार्ट जिसको D9 चार्ट बोला जाता है, नवांश को मैरिज चार्ट भी कहते हैं। यह बताता है कि शादी के बाद लाइफ, जो मैरिड लाइफ की क्वालिटी है वो एक्चुअली कैसी होगी। बर्थ चार्ट बताता है पोटेंशियल कैसा है, नवांश चार्ट बताएगा कि रियलिटी में वो रिजल्ट आपको मिलेगा कैसे। अब बर्थ चार्ट में वीनस स्ट्रांग है लेकिन नवांश में वो वीनस जो है नीच हो गया, तो शादी के बाद रोमांस, इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे फेड होता चला जाएगा। हमें नवांश चार्ट को साथ में कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्रॉपरली ये कपल की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो चेक करना है तो नवांश चार्ट को देखे बिना हम ये बता ही नहीं सकते। और मैच मेकिंग जिसको हम अष्टकूट मिलान कहते हैं उसमें ऐसी कोई संभावना होती ही नहीं है। अब आप ही बताइए कि क्या सिर्फ 36 पॉइंट वाली मैच मेकिंग जो है वो सफिशिएंट है जब इतनी सारी लेयर एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन अब अंत में ये सवाल पैदा होता है कि रियल कुंडली मैचिंग कैसी होनी चाहिए। ये मैं आपको अपने 31 ईयर के एक्सपीरियंस और 70,000 प्लस कुंडलियों को देखने के बाद जो मैंने अपने लिए एक SOP बनाई है वो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको गुण मिलान करना है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। रिजेक्ट नहीं करना है लेकिन यहां पर रुकना नहीं है। उसके बाद चंद्रमा की कंपैटिबिलिटी देखनी है, चंद्रमा की स्ट्रेंथ, चंद्रमा की दृष्टियां या नक्षत्र लॉर्ड एनालिसिस दोनों चार्ट्स में। फिर शुक्र मंगल को क्रॉस एनालिसिस करना है कि दोनों पार्टनर्स के शुक्र और मंगल साइंस, हाउसेज, एस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेक्शन में कैसे हैं। दशा को सिंक्रोनाइज करना है कि शादी के समय और शादी के 10-15 साल के भीतर का दशा टाइमलाइन जो है उसका क्या इलाज हो सकता है। और फिर 7th हाउस का एनालिसिस के दोनों के बर्थ चार्ट में 7th हाउस, 7th लॉर्ड और 7th हाउस पे दृष्टियां। फिर नवांश चार्ट को भी चेक करना है जो बताएगा कि शादीशुदा जिंदगी की क्वालिटी कैसे होने वाली है। और स्पेशली मांगलिक और जो बाकी दोष होते हैं ना, इनको प्रॉपर कैंसिलेशन या जो भी इनके निवारण होते हैं ना उसके साथ हमने चेक करना है। जब ये लेयर एनालाइज होंगी ना तब एक्चुअल कंपैटिबिलिटी पता चलती है। नो डाउट ये टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ मैरिज भी तो सिंपल नहीं होती और मैचिंग भी सिंपल कैसे हो सकती है। तो याद रखिए एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मैच मेकिंग काम करती है, प्रॉब्लम इन चीज़ों में नहीं है।
प्रॉब्लम होती है कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग। आधी एस्ट्रोलॉजी पे पूरा डिसीजन लेना बड़ी गड़बड़ वाला काम हो जाता है। गुण मिलान एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं है। और अगर आपने एक चैप्टर पढ़ के एग्जाम देने चले गए तो फेल होने में आप एस्ट्रोलॉजी का कोई योगदान नहीं पाओगे, ये आपका दोष रहेगा। और अगर आपके बच्चों की शादी की बात चल रही है और आप सिर्फ पॉइंट्स दे के फैसला ले रहे हो ना, तो एक बार रुकिए, डीप एनालिसिस करवाइए, सही एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करिए, क्योंकि ये डिसीजन एक ही बार लिया जाता है, लेकिन इसकी जो कीमत है ना, ये पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।